नमस्ते। आप सुन रहे हैं लीगल ज्ञान लाइब्रेरी, जहां कानूनी विचार और दर्शन का अद्भुत संगम मिलता है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी भाषा की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में बहुत सुना जाता है लेकिन शायद समझा कम जाता है। संस्कृत। जी। भारत की प्राचीन शास्त्रीय भाषा, धर्म और दर्शन का माध्यम और हजारों सालों से ज्ञान विज्ञान की धरोहर। बिल्कुल। आज भले ही इसे रोजमर्रा में बोलने वाले बहुत कम हो, करीब 25,000 लोग ही शायद, हाँ, आंकड़ा यही कहता है। लेकिन इसका वजन, इसका जो प्रभाव है वो आज भी महसूस होता है। यहाँ तक कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा रहती है। सही कहा। संस्कृत महज एक भाषा नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक पूरी संस्कृति का आईना है। हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो इसके बनने संवरने की कहानी बताते हैं, इसके साहित्य के अथाह सागर पे रोशनी डालते हैं और पाणिनि जैसे दिग्गजों के योगदान को भी समझाते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि संस्कृत के मूल तत्वों को पकड़ें, जी, इसकी खास बनावट को समझें, खासकर पाणिनि के नजरिए से, और देखें कि आज भी ये हमारे लिए क्यों मायने रखती है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं इसकी जड़ों से। कहते हैं ये बहुत पुरानी है, मतलब कितनी पुरानी? हाँ, बहुत पुरानी। देखिए, दुनिया की पहली किताब मानी जाती है ऋग्वेद। ऋग्वेद? हाँ, उसे ही विद्वान अलग-अलग समय का मानते हैं। कोई 1500 ईसा पूर्व, कोई तो 6500 ईसा पूर्व तक भी ले जाता है। अच्छा। तो जाहिर है संस्कृत भाषा तो उससे भी पहले से मौजूद रही होगी। हाँ, वो तो है। जो शुरुआती रूप था उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। वो आज की जो हम शास्त्रीय संस्कृत जानते हैं उससे थोड़ी अलग थी। अच्छा, कैसे अलग? उसमें कई बोलियां थीं और हर वेद की अपनी शाखा का, कह सकते हैं, अपना व्याकरण भी था। उन्हें प्रातिशाख्य कहते थे। प्रातिशाख्य मतलब शाखा से जुड़ा व्याकरण? बिल्कुल। तो एक रूपता नहीं थी शुरू में। ठीक है। फिर आया शास्त्रीय संस्कृत का दौर, और इसमें पाणिनि का नाम सबसे बड़ा माना जाता है, लगभग 500 ईसा पूर्व। जी हाँ। ऐसा क्या किया उन्होंने? मतलब इतना बड़ा नाम क्यों है? उन्होंने एक अद्भुत काम किया। अष्टाध्यायी नाम का एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। अष्टाध्यायी? हाँ, सुना है। ये कोई साधारण व्याकरण नहीं था। इसमें करीब 4000 नियम हैं जिन्हें सूत्र कहते हैं। 4000? हाँ, और ये 8 अध्यायों में बटे हैं। पाणिनि ने क्या किया कि उनसे पहले जो करीब 10 अलग-अलग व्याकरण के स्कूल चल रहे थे। 10 स्कूल? हाँ, उन सब की जानकारी और नियमों को निचोड़कर एक तरह से इस एक ग्रंथ में समेट दिया। कमाल है। और ये ग्रंथ संस्कृत को एक मानक रूप देने वाला बन गया, चाहे वो लिखने पढ़ने की भाषा हो या फिर बोलने की। तो ये 4000 सूत्र, ये तो बहुत ज्यादा लगते हैं। इन्हें याद कैसे रखते होंगे? मैंने सुना ये सूत्र शैली बहुत ही संक्षिप्त, बहुत कंडेंस्ड होती है। हाँ, बिल्कुल। सूत्र का मतलब ही है धागा, कम से कम शब्दों में गहरी बात पिरोना। अच्छा। पाणिनि ने भाषा को जैसे गणित की सटीकता से देखा। उन्होंने भाषा के हर छोटे से छोटे हिस्से का विश्लेषण किया। इसी वजह से उन्हें भाषा विज्ञान का जनक या फिर पहला वर्णनात्मक भाषाविद, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्ट कहा जाता है। भाषा विज्ञान का जनक? वाह। उनकी अष्टाध्यायी की जो बनावट है, जो संरचना है, वो इतनी तार्किक है कि उसकी तुलना आज के कंप्यूटर एल्गोरिदम या ट्यूरिंग मशीन से की जाती है। क्या बात है, कंप्यूटर एल्गोरिदम से? उस जमाने में? जी हाँ, ये उनकी सोच की गहराई दिखाता है। कमाल। और ये संस्कृत किस भाषा परिवार में आती है? जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है? ये इंडो आर्यन या इंडो जर्मैनिक भाषा परिवार का हिस्सा है। अच्छा। इसी परिवार में ग्रीक और लैटिन जैसी पुरानी यूरोपीय भाषाएं भी आती हैं। ओहो। जब 18वीं सदी में सर विलियम जोन्स भारत आए और उन्होंने संस्कृत सीखी तो वो हैरान रह गए थे। हाँ, उनका जिक्र आता है अक्सर। उन्होंने कहा था, संस्कृत की बनावट अद्भुत है। ये ग्रीक से ज्यादा परफेक्ट है, लैटिन से ज्यादा समृद्ध है और दोनों से कहीं ज्यादा बारीक और परिष्कृत है। वाह, ग्रीक और लैटिन से भी बेहतर? उनके शब्दों में। हाँ। और भारत की जो आज की भाषाएं हैं, उन पे इसका क्या असर रहा? हिंदी, बांग्ला, मराठी, ये सब तो शायद इसी से निकली। हाँ, ज्यादातर उत्तर भारतीय भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं, लेकिन सीधे नहीं, एक क्रम रहा है। अच्छा, कैसे? संस्कृत से निकली पाली, वो बौद्ध धर्म की भाषा बनी। पाली, हाँ। और कई प्राकृत भाषाएं भी निकली, जैसे शौरसेनी, मागधी, ये जैन धर्म में भी इस्तेमाल हुई। प्राकृत? इन प्राकृतों का जो बदला हुआ रूप था उसे अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप? हाँ, कह सकते हैं बिगड़ा या बदला हुआ रूप।
और फिर इन्हीं अपभ्रंशों से आज की उत्तर भारतीय भाषाएं जन्मी, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला वगैरह। शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। अच्छा, तो ये एक पूरा सफर था, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भाषाएं। बिल्कुल, एक क्रमिक विकास। और दक्षिण भारत की भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उन पे भी असर पड़ा? उनकी उत्पत्ति तो अलग बताई जाती है, द्रविड़ परिवार से। हाँ, उनकी उत्पत्ति बिल्कुल अलग है, द्रविड़ भाषा परिवार से। संस्कृत से कोई सीधा संबंध नहीं है उत्पत्ति का। लेकिन सदियों तक साथ रहने, संपर्क में रहने की वजह से इन भाषाओं ने भी संस्कृत से बहुत सारे शब्द अपनाए हैं। अच्छा, हाँ, शब्द लिए हैं? जी, उनकी मूल संरचना अलग है, पर शब्दावली देखेंगे तो संस्कृत का गहरा प्रभाव दिखेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि संस्कृत ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं को कहीं ना कहीं जोड़ने का काम भी किया है। ये विकास यात्रा तो वाकई दिलचस्प है, कैसे भाषा फैली, बदली। लेकिन भाषा तो एक जरिया है। सही। असली खजाना तो शायद उस साहित्य में है जो इस भाषा में रचा गया। कहते हैं संस्कृत साहित्य में जीवन का हर पहलू समाया हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय परंपरा में जीवन के 4 लक्ष्य माने गए हैं, पुरुषार्थ जिन्हें कहते हैं। हाँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जी, धर्म यानी कर्तव्य, नैतिकता, अर्थ यानी समृद्धि, राजनीति, काम यानी इच्छाएं, कला, और मोक्ष यानी मुक्ति। संस्कृत का जो विशाल साहित्य है वो इन्हीं चारों के इर्द गिर्द बुना गया है। अच्छा। शुरुआत वेदों से होती है, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। वेद इन्हें किसी इंसान की रचना नहीं माना जाता, बल्कि ऋषियों द्वारा देखा गया या प्रकट हुआ ज्ञान माना जाता है। ये धर्म और दर्शन का मूल स्रोत है। और वेदों को समझने के लिए भी तो ग्रंथ लिखे गए, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। इनका क्या काम था? हाँ, बिल्कुल। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों और जो कर्मकांड थे उनकी व्याख्या है। अच्छा। आरण्यक ग्रंथ वो जंगल में रहने वाले ऋषियों के चिंतन को दर्शाते हैं। हाँ। आरण्य मतलब जंगल। और उपनिषद वो वेदों का दार्शनिक सार हैं। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष का रास्ता, इन सब गहरी बातों पर चर्चा करते हैं। अच्छा, इन्हें वेदांत भी कहते हैं शायद? जी हाँ, वेदांत यानी वेदों का अंत या चरम ज्ञान। और वेदांग वो क्या है? वेदांग 6 हैं: शिक्षा, सही उच्चारण, व्याकरण, कल्प, कर्मकांड के नियम, छंद, कविता की लय, निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति, और ज्योतिष, खगोल विज्ञान, और शुभ मुहूर्त। 6 अंग। हाँ, ये 6 अंग वेदों को ठीक से समझने में मदद करते हैं। ठीक है। और फिर आते हैं महाकाव्य, रामायण और महाभारत। ये तो घर घर में जाने जाते हैं। जी हाँ, वाल्मीकि के रामायण को आदि काव्य यानी पहली कविता माना जाता है। आदि काव्य है। इसमें राम की कहानी के जरिए एक आदर्श जीवन, पारिवारिक मूल्य, कर्तव्य, इन सब का वर्णन है। करीब 24,000 श्लोक हैं इसमें, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। इसके कई रूपांतरण भी हुए, जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस। हाँ, रामचरितमानस, कंबन की कम रामायण, और इसमें पुष्पक विमान जैसी वैज्ञानिक कल्पना के अंश भी मिलते हैं। ड्रिम्भकास्त्र जैसे अस्त्रों का जिक्र है। दिलचस्प। और महाभारत, उसे तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहते हैं। हाँ, व्यास द्वारा रचित महाभारत, 1 लाख से ज्यादा श्लोक। 1 लाख? जी, ये सिर्फ कौरवों और पांडवों की कहानी नहीं है। ये ज्ञान, धर्म, राजनीति, दर्शन का एक विश्वकोश जैसा है। विश्वकोश? हाँ, इसमें भगवत गीता है, नल दमयंती जैसी कई उपकथाएं हैं, युद्ध की रणनीतियां, जैसे ब्रह्मास्त्र का जिक्र। उस समय की वास्तुकला के भी संकेत मिलते हैं, उन्नत वास्तुकला। भगवत गीता का आपने जिक्र किया, ये महाभारत का हिस्सा होकर भी अपने आप में एक मुकम्मल ग्रंथ माना जाता है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद। बिल्कुल। गीता कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति, इन मार्गों से जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताती है। जी। इसे सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन या सेल्फ मैनेजमेंट का विज्ञान भी कहा जाता है। सेल्फ मैनेजमेंट का विज्ञान? हाँ, और इस पर आदि शंकराचार्य से लेकर लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी तक कई महान विचारकों ने भाष्य लिखे हैं, अपनी अपनी व्याख्याएं दी हैं। सही। अच्छा, महाकाव्यों के अलावा और किस किस तरह का साहित्य मिलता है संस्कृत में? नाटक, कविता? हाँ, बहुत तरह का। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में देखें तो कालिदास, भास जैसे महान नाटककार हुए। कालिदास? अश्वघोष, भारवी, माघ जैसे कवियों ने महाकाव्य लिखे। भर्तृहरि और जयदेव जैसे गीति काव्यकार हुए। जयदेव का गीत गोविंद तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, गीत गोविंद। फिर पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों की किताबें हैं, ये तो पूरी दुनिया में फैली।
नीति कथाओं का आधार बनी। अच्छा, कल्हण की राजतरंगिणी जैसा ऐतिहासिक काव्य भी है। राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास। जी। ये तो साहित्य की बात हुई। क्या विज्ञान और दूसरे जो ज्ञान के क्षेत्र हैं उनमें भी संस्कृत में काम हुआ? आज हम जैसे हर विषय को अलग अलग देखते हैं, साइंस, आर्ट्स, फिलॉसफी, क्या तब भी ऐसा था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी। संस्कृत में ज्ञान को इस तरह से कठोरता से बांटा नहीं गया था। अच्छा। एक ही व्यक्ति कवि भी हो सकता था, दार्शनिक भी और वैज्ञानिक भी। संस्कृत साहित्य का भंडार जब हम खंगालते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ धर्म, दर्शन या कविता की भाषा नहीं थी। जैसे? ये ज्ञान विज्ञान की भी भाषा थी। जैसे किन क्षेत्रों में? देखिए, कोश कला, लेक्सिकोग्राफी, छंद शास्त्र और व्याकरण तो थे ही, पाणिनि जिसके शिखर पर है। जी। साथ ही विधि यानी कानून, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे ग्रंथ। अच्छा, कानून पर भी? हाँ, राजनीति और अर्थशास्त्र पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो है ही। अर्थशास्त्र। कामशास्त्र है वात्स्यायन का कामसूत्र। दर्शन के अनेकों स्कूल हैं, आस्तिक भी, नास्तिक भी। नास्तिक दर्शन भी? हाँ, चारवाक जैसे। फिर चिकित्सा में आयुर्वेद है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट जैसे आचार्य हुए। आयुर्वेद। हाँ, खगोल विज्ञान और गणित, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वेदांग ज्योतिष, सूर्य सिद्धांत, रसायन शास्त्र, वास्तुकला, मयामत, मानसार जैसे ग्रंथ, यहाँ तक कि अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, यंत्र विद्या पर भी ग्रंथ लिखे गए। मतलब ज्ञान का शायद ही कोई क्षेत्र छूटा हो। इतिहास, कला, संगीत। हाँ, इतिहास लेखन के उदाहरण मिलते हैं, जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित और कल्हण की राजतरंगिणी। जी। कलाओं में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। ये नाटक, नृत्य, संगीत, रस सिद्धांत, इन सब का आधार ग्रंथ माना जाता है। नाट्यशास्त्र। संगीत का विकास तो सामवेद के गायन से जुड़ा है। सामगान, मूर्तिकला, चित्रकला पर भी ग्रंथ हैं। और एक और खास चीज है सुभाषित। सुभाषित, ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे श्लोक होते हैं, 2 या 4 लाइनों के। इनमें जीवन का अनुभव, नीति और ज्ञान की बातें बहुत ही सुंदर ढंग से कही जाती हैं। इनके बड़े बड़े संग्रह मिलते हैं, जैसे सुभाषित रत्न भांडागार। वाह, छोटे श्लोकों में बड़ी बात। बिल्कुल। सच में, ये तो ज्ञान का एक अथाह सागर है। इतने विविध और गहरे साहित्य को संभव बनाया उस भाषा की अपनी बनावट ने। हाँ, बिल्कुल। और इस बनावट को समझने की कुंजी दी पाणिनि ने। जी। चलिए अब जरा उनके काम को, अष्टाध्यायी को और करीब से देखते हैं। पाणिनि कौन थे, कहाँ से थे, कुछ पता है इनके बारे में? हाँ, पाणिनि का जन्म आज के पाकिस्तान में पेशावर के पास एक गांव था, शालातुर। शालातुर, पेशावर के पास। जी, वो उस समय गांधार प्रदेश का हिस्सा था। गांधार। उनका समय आमतौर पर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। हालांकि कुछ मतभेद हैं। कहते हैं उन्होंने तक्षशिला में शिक्षा पाई थी। तक्षशिला उस समय का बड़ा शिक्षा केंद्र। जी, और खास बात यह है कि उन्होंने खुद अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अपने से पहले के 10 व्याकरण आचार्यों का जिक्र किया है, आपिशिली, कश्यप वगैरह। अच्छा, मतलब वो एक परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। बिल्कुल, वो कोई हवा में से नहीं आए थे। एक चली आ रही परंपरा थी जिसे उन्होंने शिखर पे पहुंचा दिया। उनकी अष्टाध्यायी 8 अध्याय, हर अध्याय में 4 पाद या हिस्से, कुल करीब 4000 सूत्र। आपने बताया ये बहुत संक्षिप्त हैं। ये संक्षिप्तता आई कैसे? क्या राज था इसका? इसके कई कारण हैं। एक तो जैसा हमने कहा, सूत्र शैली खुद में छोटी होती है। हाँ। दूसरा, पाणिनि ने कुछ कमाल की तकनीकें इस्तेमाल की। एक है प्रत्याहार। प्रत्याहार, ये क्या है? इसके लिए उन्होंने 14 शिव सूत्रों का इस्तेमाल किया। अयुण, ऋलऋक, ऐसे करके 14 सूत्र हैं जिन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र, हाँ। सोचिए, जैसे संगीत में सारे गामा कहने से सारे सुर आ जाते हैं, वैसे ही पाणिनि ने इन शिवसूत्रों से वर्णों के समूहों के लिए छोटे छोटे कोड नेम बना दिए। जैसे अच कहने से सारे स्वर आ गए, हल कहने से सारे व्यंजन। अच्छा, कोड नेम जैसा सिस्टम। हाँ, इससे नियमों को लिखना बहुत छोटा हो गया, बार बार सारे वर्ण नहीं लिखने पड़े। कमाल है। और क्या तकनीकें थीं? एक और है अधिकार, मतलब एक नियम बना दिया और कह दिया कि ये नियम आगे के इतने सूत्रों तक लागू रहेगा, इसका अधिकार रहेगा। अच्छा, तो बार बार दोहराना नहीं पड़ता। जी। फिर है अनुवृत्ति, यानी पिछले सूत्र से कुछ शब्दों को अगले सूत्र में अपने आप मान लेना।
उन्हें दोबारा न लिखना। और उन्होंने बहुत सारे पारिभाषिक शब्द गढ़े, टेक्निकल टर्म्स जैसे टे, घू, भ, पद, धातु, प्रत्यय, अंग, निष्ठा वगैरह, और उनकी परिभाषा पहले ही दे दी, यानी अपनी टेक्निकल भाषा बना ली। बिल्कुल। इन सब से मिलकर अष्टाध्यायी बहुत ही कम जगह में भाषा के लगभग सारे नियमों को समेट लेती है। ये तो बहुत ही व्यवस्थित लगता है, जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो। मैंने सुना है कि इसमें कभी-कभी नियमों के टकराव की स्थिति भी आती है। मतलब अगर एक ही जगह दो नियम लग रहे हों तो कौन सा लागू होगा? हाँ, ऐसा होता है, और पाणिनि ने इसका भी समाधान दिया है। अच्छा, कैसे? उन्होंने पूरी अष्टाध्यायी को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा है। पहले 7.25 अध्याय, जिन्हें सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं, सपाद सप्ताध्याय, और आखिरी के पौन अध्याय यानी 3 पाद, जिन्हें त्रिपादी कहते हैं। त्रिपादी। उन्होंने एक नियम बनाया, पूर्वत्रासिद्धम, सूत्र संख्या 821। पूर्वत्रासिद्धम। इसका मतलब है कि अगर त्रिपादी के किसी नियम का सपाद सप्ताध्यायी के किसी नियम से टकराव हो तो सपाद सप्ताध्यायी वाला नियम ही माना जाएगा। त्रिपादी वाला नियम उस स्थिति में असिद्ध यानी लागू नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो पहले वाले हिस्से के नियम ज्यादा ताकतवर हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। त्रिपादी की नजर में सपाद सप्ताध्यायी के नियम सिद्ध हैं, लेकिन सपाद सप्ताध्यायी की नजर में त्रिपादी के नियम असिद्ध हैं। ठीक है, और अगर एक ही हिस्से के 2 नियमों में टकराव हो जाए तो मान लीजिए सपाद सप्ताध्याय के ही 2 नियम टकरा गए। उसके लिए एक और नियम है, विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेधे परम कार्यम। हाँ, इसका पारंपरिक अर्थ लगाया जाता था कि अगर विरोध या टकराव हो तो परम यानी बाद वाला नियम लागू होगा, जो सूत्र क्रम में बाद में आता है। अच्छा, बाद वाला जीतेगा, ये सामान्य समझ थी। जी, ये पारंपरिक समझ थी, लेकिन हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ऋषि राजपोपत ने इस पर एक नई बात कही है, एक नई व्याख्या दी है जिसने काफी ध्यान खींचा है। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। कुछ पहेली सुलझाने जैसा बताया गया था। क्या है वो नई खोज या व्याख्या? डॉक्टर राजपोपत का कहना है कि विप्रतिषेधे परम कार्यम का जो पारंपरिक अर्थ लगाया जाता था कि क्रम में बाद वाला नियम जीतेगा, पाणिनि का शायद वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? उनका तर्क है कि जब किसी शब्द पर नियम लगाते समय 2 नियमों में टकराव हो, एक नियम शब्द के बाएं हिस्से से जुड़ा हो और दूसरा दाएं हिस्से से, तो पाणिनि का आशय था कि दाएं वाले हिस्से से जुड़े नियम को प्राथमिकता देनी चाहिए। परम का मतलब दाईं ओर वाला। दाएं वाले नियम को प्राथमिकता। बाएं और दाएं का क्या मतलब है यहाँ शब्द में? हाँ, जैसे मान लीजिए शब्द है गुरु और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रत्यय आ जोड़ना है, तो बना गुरु प्लस आ। ठीक। यहाँ गुरु जो बाईं ओर है पर भी एक नियम लग सकता है, और आ जो दाईं ओर है प्रत्यय पर भी एक नियम लग सकता है। अच्छा। डॉक्टर राजपोपत के अनुसार पाणिनि की जो मेटा नियम की व्यवस्था है वो कहती है कि दाएं वाले प्रत्यय आ से जुड़ा जो नियम है उसे प्राथमिकता मिलेगी। और उससे क्या होगा? उससे सही रूप गुरुणा बनेगा। अगर हम बाएं वाले नियम को प्राथमिकता देते तो शायद गलत रूप बन जाता। अच्छा, एक और उदाहरण। जैसे वृक्ष शब्द है, उसमें चतुर्थी पंचमी द्विवचन का प्रत्यय भ्याम, ये दाईं ओर है, जोड़ने पर वृक्ष प्लस भ्याम बनता है। हाँ। यहाँ दाईं ओर के भ्याम के कारण नियम लगकर वृक्ष को वृक्षा होता है और रूप बनता है वृक्षाभ्याम। वृक्षाभ्याम, ठीक है। लेकिन अगर सप्तमी बहुवचन का प्रत्यय सु, ये भी दाईं ओर है, जोड़े वृक्ष प्लस सु, तो सु के कारण अलग नियम लगता है और रूप बनता है वृक्षेषु। वृक्षेषु। तो दाईं ओर क्या जुड़ रहा है उसके हिसाब से नियम प्राथमिकता पा रहा है। अगर ये व्याख्या सही है और डॉक्टर राजपोपत का दावा है कि इससे सारे अपवाद हल हो जाते हैं, तो अष्टाध्यायी एक लगभग परफेक्ट भाषा मशीन बन जाती है, एक ऐसा एल्गोरिदम जो बिना किसी बाहरी मदद के खुद ही तय करके सही शब्द बना सकता है। मतलब पाणिनि ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जो खुद ही ये तय कर लेता था कि कौन सा नियम कब लगाना है, किस प्राथमिकता से लगाना है। जी, यही उनकी व्याख्या का सार है। ये तो सचमुच भाषा को एक मशीन की तरह देखना हुआ। अद्भुत। इसी अष्टाध्यायी पर बाद में भी बहुत काम हुआ। हाँ, बहुत काम हुआ। पाणिनि के बाद आए कात्यायन। उन्होंने सूत्रों पर वार्तिक लिखे। वार्तिक। हाँ, ये सूत्रों की तरह ही छोटे छोटे वाक्य थे। ये सूत्रों की व्याख्या करते थे, कहीं कोई कमी लगती थी तो उसे बताते थे या कुछ नया जोड़ते थे। करीब 4000 वार्तिक लिखे उन्होंने। अच्छा। फिर आए महर्षि पतंजलि। उन्होंने पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन के वार्तिकों दोनों पर एक बहुत बड़ा और विस्तृत भाष्य लिखा।
उसे महाभाष्य कहते हैं। महाभाष्य। ये संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ माना जाता है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। त्रिमुनि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। जी। इनके बाद भी सदियों तक इस पर टीकाएं लिखी गईं, सरल ग्रंथ लिखे गए, जैसे जयादित्य और वामन की काशिकावृत्ति, भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी और उनके शिष्य वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी। ये आज भी बहुत प्रचलित हैं और पढ़ाए जाते हैं। तो ये परंपरा मतलब लगातार चलती रही, पाणिनि के काम को समझाना, सरल करना। बिल्कुल। अब अगर हम आज के समय में देखें तो संस्कृत का क्या महत्व है? इतने बड़े बड़े लोगों ने, दार्शनिकों ने, नेताओं ने, विद्वानों ने इसकी तारीफ की है। हाँ, बहुत लोगों ने। जैसे श्री अरबिंदो ने इसे दुनिया का सबसे अद्भुत, सबसे सटीक और विस्तृत रूप से विकसित साहित्यिक उपकरण कहा। साहित्यिक उपकरण? जी। गांधी जी मानते थे कि संस्कृत पढ़े बिना कोई सच्चा भारतीय या हिंदू धर्म का विद्वान नहीं बन सकता। नेहरू जी ने इसे भारत का सबसे बड़ा खजाना और उसकी प्रतिभा की सबसे उत्तम उपलब्धि कहा था। सबसे बड़ा खजाना? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि इसने हमारी संस्कृति को एकता दी है और हमारे लोगों के मन को गढ़ा है। जी। और सिर्फ भारतीय ही नहीं, विलियम जोन्स का हमने जिक्र किया, मैक्स मूला, विल्हम वॉन हम्बोल्ट जैसे पश्चिमी विद्वानों ने भी इसकी वैज्ञानिक बनावट, इसकी समृद्धि और इसके गहरे प्रभाव को माना। सही। और आज की दुनिया में इसकी जगह कहाँ है? क्या ये सिर्फ पुरानी किताबों तक सीमित रह गई है या इसका कोई व्यवहारिक महत्व भी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों तक सीमित है। एक तो ये भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इसकी राजनीतिक अहमियत भी हाल के वर्षों में बढ़ी है, इस पर चर्चा होती रहती है। दुनिया भर की कई भाषाओं पर इसका असर आज भी दिखता है, खासकर शब्दावली में। जी। और जो बात हमने पाणिनि और डॉक्टर राजपुपत के संदर्भ में की, इसकी जो हाईली स्ट्रक्चर्ड एक तरह से गणितीय बनावट है, हाँ, वो भैरलाशी जी, उसकी वजह से कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स यानी कंप्यूटर द्वारा भाषा को समझने और प्रोसेस करने के क्षेत्र में इसके उपयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अच्छा, कंप्यूटर और एआई के लिए? हाँ, ये विचार है कि शायद पाणिनि का जो व्याकरणिक मॉडल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को भाषा सिखाने में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में मदद कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सटीक और नियमबद्ध है। ये तो बहुत ही दिलचस्प पहलू है, भविष्य से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। तो हमने संस्कृत के जन्म और विकास से लेकर पाणिनि की अद्भुत व्याकरणिक संरचना, फिर उसके साहित्य के विशाल फलक जिसमें जीवन का हर रंग, हर ज्ञान समाया है, और आज भी इसकी प्रासंगिकता, यहाँ तक कि एआई के क्षेत्र में भी, इन सब की एक झलक देखी। जी, एक संक्षिप्त यात्रा। ये सफर वाकई आंखें खोलने वाला रहा। कितना कुछ है इस भाषा में और इसके माध्यम से रचे गए ज्ञान में। निश्चित रूप से इसमें अभी और भी बहुत कुछ है जानने को, खोजने को। हाँ, बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं, जो इन्हीं स्रोतों से हमारी इस चर्चा से उभरता है। जी। पाणिनि की इस सटीक भाषा मशीन और डॉक्टर राजूपोत की हालिया व्याख्या को जानने के बाद क्या आपको लगता है कि वाकई संस्कृत भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के लिए भाषा का एक मॉडल बन सकती है? सोचने वाली बात है। और दूसरा पहलू ये कि अगर ये भाषा इतनी वैज्ञानिक, इतनी व्यवस्थित, इतनी समृद्ध है, तो क्या कारण है कि आज ये आम बोलचाल से लगभग गायब सी हो गई है? क्या इसे फिर से जीवंत करने की, आम जीवन में लाने की कोई राह दिखती है? ये दोनों ही बहुत गहरे सवाल हैं। हाँ, तो इन सवालों पर सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।